देखो बेटा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है किस चीज को, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है कुछ फैक्टर्स को, कुछ फोर्सेस को, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड हर एक चीज को कहीं ना कहीं वो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है। क्योंकि ये होता क्या है आपको पता है, जैसे कोविड-19 सिचुएशन में आपने देखा होगा, इस कोविड-19 सिचुएशन में जो ऑफलाइन बिजनेस थे वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। तो इसका क्या क्या हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये चीज हमें नोटिस करना है। तो लोगों ने क्या करा, कैसे एनवायरनमेंट हमारा इफेक्ट हुआ, किस तरीके से हमने काम करा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस चीज को देखता है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को समझते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट, कि कैसे हम एक अनइवन सिचुएशन को हैंडल करते उसको कंट्रोल में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। कभी कभार वो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं रहता, बट दीज में इफेक्टेड परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता ही होता है। जैसे ये इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर को भी देखता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब जैसे एक बात की जाती है, इंक्रीजिंग टैक्स बाय गवर्नमेंट मे थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अगर हम किसी भी चीज के टैक्स बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है वो चीज महंगी हो जाएगी। अगर कोई चीज का रेट 20 रुपए है, उस पर अगर टैक्स बढ़ा दूंगा तो वो 24 का हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी को मैं बढ़ा दूं, अगर हमने टेक्नोलॉजी को चेंज करा तो पुरानी टेक्नोलॉजी को थोड़ी कोई यूज करेगा। आज तुम बटन वाला फोन यूज नहीं करते, तुम टच वाला फोन यूज करते हो, वो भी एंड्रॉइड लेवल का। पुराना वाला टच वाला देखो, टीएफटी स्क्रीन वाले टच हम यूज नहीं करते, आज हम सुपर एमोलेड डिस्प्ले को यूज करते हैं। आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे पैदा होंगे वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले को भी नहीं देखेंगे, वो और भी कोई अच्छी स्क्रीन होगी उनको यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं कस्टमर का चेंज इन प्रेफरेंस टेस्ट सब बदलता है। तो इसी चीज को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी को कोई डाउट है? अगला है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर करता है कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कंप्लीट अवेयरनेस को देखता है, अंडरस्टैंड करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग के साथ बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस। जो एनवायरनमेंट स्कैनिंग के हिसाब से जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एंटिसिपेट करता है कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, हम उसको पहले से ही समझ लेते हैं, पहले से समझ के उसको चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अगर हमें पता होगा कि ऑनलाइन बिजनेस हमारा इस तरीके से हो रहा है, अगर हमें पहले से ही पता हो कि ऑनलाइन बिजनेस होने वाला है, तो हम अपना पहले से सेटअप रेडी कर ले। और हमें अगर एट अ टाइम पता चलेगा तो हमें नुकसान होगा। तो यही चीज हमें बताया गया है। ठीक है बेटा, एक बार फटाफट से रीड कर लो अपने बुक में से। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। आए बच्चे आते 4 बजे आते थे। कर लिए बेटा? देखो बेटा, अगला है फीचर्स। फीचर समझते हैं। सबसे पहला ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? जो फोर्सेस हमारे कंपनी के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैक्टर होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होते। सेकंड है स्पेसिफिक सेकंड है हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों फोर्सेस को इंक्लूड करता है, स्पेसिफिक भी जनरल भी। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया सर, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, जनरल फोर्सेस, ये हमारे हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं। देखो, स्पेसिफिक कौन से हो गए? जो डे टू डे एक्टिविटीज में होते हैं। जनरल कौन से हो गए? जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंडिविजुअल इंपैक्ट डालते हैं इनडायरेक्टली फॉर्म में। ठीक है बेटा, अगला होता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या होता है? जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे साफ साफ बोला गया है कि जो यूथ है हमारा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, तो इस यूथ से क्या फर्क पड़ रहा है? यूथ अगर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है तो जंक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फास्ट फूड की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अनसर्टेनिटी, देखो हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये बहुत रैपिड तरीके से बढ़ रहा है, रैपिड तरीके से चेंज हो रहा है। अगर हम एक चीज को देखें, आज हमारा आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया है, मैं फोन से ही आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ये आईटी सेक्टर की वजह से हुआ है। अगर आईटी सेक्टर जूम ऐप नहीं निकालता
कोई अलग ऐप नहीं निकालते, तो आज क्या हम बैठे बैठे क्लास ले पाते? नहीं ले पाते। तो ये सारी चीजें अनसर्टेन है, किसी ने सोचा थोड़ी था कोविड हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। तो ये जो फैक्टर है अनसर्टेनिटी की, ये इस चीज के हिसाब से देखता है कि जब एक इंसान कोई चीज को अडॉप्ट करता है, वो अनसर्टेन होता है और वो चीजें बिल्कुल अनमैनेजेबल होती है। जैसे फैशन इंडस्ट्रीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है, आईटी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है। आज हमारा धीरे धीरे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी चेंज हो रही है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करता है और बताता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के मामले में अनसर्टेन है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? हमें समझना चाहिए एनवायरनमेंट को, मॉनिटर करना चाहिए और स्कैन करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं जिस इंस्टीट्यूट में मैं भी हूँ, उस इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है बेसिकली, वहां पर सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं। तो हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनामिक होना पड़ेगा, जिससे हम चीजों को मैनेज कर पाए। समझ आ गया बेटा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? अब देखो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास को समझने में और आपको अडॉप्ट करने में कितने महीने लगे? 5 से 6 महीने लग गए। अगर मैं बोलूं जो कुछ कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने से मतलब है ना, वो ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लगता है कि टाइम सेव हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, चीजें बहुत सेव हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। तो एक चीज को हमें समझ आ चुका है कि जो आपको अगर 6 महीने लग गए इस प्रोसेस को समझने में, तो देखो ऑनलाइन चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो यही चीज बताई जाती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो हम इसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते। लाइक जीएसटी, जीएसटी आज भी कई लोगों को समझ नहीं आता, कि लोगों को पता था डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता था, तो इसीलिए चीजों को कॉम्प्लेक्स बोला गया बेटा। अगला है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, डिमांड फॉर साड़ी। अब मैं बोलूं कि एक फॉरेन कंट्री साड़ी में आएगी, एक फॉरेन कंट्री की लड़की साड़ी में आती है तो कैसे लगेगी, और इंडियन लड़की वेस्टर्न मैं मान लो वेस्टर्न कपड़ों में आएगी तो कैसे लगेगी। तो डिमांड ऑफ सूट एंड साड़ी क्या फॉरेन कंट्री में ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। डिमांड ऑफ सूट एंड साड़ी इंडिया में ज्यादा है, पर वेस्टर्न कल्चर की डिमांड फॉरेन कंट्री में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं रिलेटिविटी होती है चीजों की, क्योंकि हमें पता हर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में सूट साड़ी की प्रोडक्शन कर दूं, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द जगह हमें सामान को बनाना चाहिए। कोई डाउट है बेटा किसी को? तनिषा कोई डाउट है? तनिषा कोई डाउट है? तेजस? ठीक है बेटा। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला पॉइंट है अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोगों को ना, कोविड आया था, हमने अपॉर्चुनिटी को देखा। और जिनके पास छोटा पैसे नहीं थे उन्होंने खुद का छोटा मोटा सेटअप शुरू किया ऑनलाइन। तो सोचो कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो छोटे मोटे से आज कितने बड़े बन चुके हैं, कोविड की वजह से किसने सोची ना होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, उन्हें आइडेंटिफाई करा अपॉर्चुनिटीज को, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गए। कम पैसों में भी उन्होंने अपना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसी को बोलेंगे, पहले आइडेंटिफाई को देखो, अपॉर्चुनिटीज को देखो और फर्स्ट मूवर बोलो। तो सबसे पहले स्टेप उठाओ किसी भी काम को करने का। दूसरा, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। फर्म्स को पहली थ्रेट्स मिल जाए कि यार देखो कोविड आने वाला है, बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाएंगे। अगर जिन जिन लोगों को पहले से पता था कोविड आने वाला है, तो उन लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया होगा और उन्होंने पहले से स्टार्टअप बना लिया होगा सारा ऑनलाइन का। तो उनको बहुत बेनिफिट मिला है, उनको कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं है। अगला, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जैसे आपको पता है कि जो डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट में चेंज होती रहती है। पहले हमारे घर में डब्बे वाला टीवी हुआ करता था, फिर डब्बे से फिर चेंज हुआ, फिर एलईडी आया, फिर एलसीडी आया, अभी कर्व्ड आया। तो कस्टमर क्या कर रहा है? अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को चेंज कर रहा है। धीरे धीरे वो चेंज हो रही है, कलेक्ट कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट से हम लोग फ्लैट स्क्रीन पे आए, फिर ऐसे चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन चीजों को देख के हम प्रेजेंट कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं कि कस्टमर प्रेजेंटली में क्या मांगता है, हम उस चीज को पूरी कोशिश करते हैं उस चीज को पूरा फुलफिल करने की। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इसमें यही बात की है, हमें एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करना चाहिए, जिससे कि हम काम को बहुत ईजी तरीके से आगे आगे कर सके। कि हमें अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट काम को करना है, बस इतनी सी बात को समझ लेना। अगला है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो जो भी हमारे प्लानिंग होती है, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, हम एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को देख के चलते हैं। हम बिना एनवायरनमेंट के फैक्टर को देख के हम कोई भी काम को नहीं करते। आज जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जितना भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे टूरिज्म हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, हम सारे फैक्टर को कीप इन माइंड रखते हैं। सारे फैक्टर को माइंड में रख के हम आगे चलते हैं, वरना हम आगे नहीं चलते। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अगला, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस।
इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब हमें पता होता है हमें किसी सेगमेंट को देखना है, धीरे धीरे हम उस सेगमेंट को देखते हैं और हमें हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब हम मार्केट कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद ही एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसके बाद ही अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। डायरेक्टली परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव नहीं कर सकते। बेटा कौन सी क्लास में है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, डायमेंशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, इसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगा कि तुम्हारा एमसीक्यू विद इन अ सेकंड कंप्लीट हो जाए। देखो, पहला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो भी, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर पैसों की बात होती है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर पैसों की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, एट द एंड पैसों की बात होती है, तो वो सारे एनवायरनमेंट हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। जैसे कुछ एक्सपेक्ट मैं बता रहा हूं इसमें, इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। देखो, पैसों की बात आई इसमें भी। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कांस्टेंट, दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर से पैसों की बात आई, इन्फ्लेशन रेट की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। पासिंग ऑफ जीएसटी विल इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी विल भी पैसों से बात है कहीं ना कहीं। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 और 1000 के नोट, ये भी पैसों की बात आई। तो मतलब जहां पर भी पैसों की बात आती है वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। समझ आ गया बेटा? अगला है सोशल एनवायरनमेंट। देखो, इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। सोशल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहां पर हम कस्टम ट्रेडिशन की बात करें, लोगों की वेलफेयर की बात करें, जहां पर पैसा बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता, जहां पर हम पैसे को बिल्कुल महत्वता नहीं देते हैं, जहां पर सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात चलती है, टेस्ट की बात चलती है, प्रेफरेंस की बात चलती है, एजुकेशन सोसाइटी की बात चलती है, पैसा बिल्कुल नहीं देखा जाता। उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। जैसे सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट, ग्रीटिंग कार्ड एक्सेट्रा। जहां पर सिर्फ किसकी बात होती है? पैसों की बात नहीं होती, सोशल वेलफेयर की बात होती है, कस्टम की बात होती है, ट्रेडिशन की बात होती है, ये सारी बात होती है। तो दैट इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहां पर हमारे नेताओं की बात होती है, जहां पर हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस होते हैं, कोई पॉलिसी चेंज होते हैं, वो सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है बेटा? अब जैसे मोदी ने कोई चीजें पास करी, अब मोदी ने 500 और 1000 के नोट चेंज करे, तो ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि उसने नोटबंदी करी, मोदी ने एनआरसी लेकर आया, एनआरसी की वजह से जो दिक्कत आई वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। समझ आ गया बेटा? हाँ, आगे चलते हैं बेटा। ये सब रीड कर लेना एक बार, इजी है, कुछ नहीं है बेटा इसमें। अगला लीगल एनवायरनमेंट, जहां पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पास करता है, उन सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को देखकर, जैसा आपको पता लगा होगा कि अभी जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि अब ऑनलाइन चालान घर पे आ रहे हैं, कोई रेड लाइट तोड़ेगा 25,000 का चालान आएगा, 2,000 का चालान आएगा। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोर्ट जजमेंट पास करता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, दैट इज नोन एज लीगल एनवायरनमेंट। किसी को कोई डाउट है? देखो, लिखा हुआ है, जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा है मैंडेटरी, लिख दो उसके ऊपर इट कॉजेस कैंसर। वरना अगर अगर इस पे लिखा नहीं होगा इट कॉजेस कैंसर, लोग तो दबा के पियेंगे कि उनको तो टॉफी लगेगी। कैंसर होने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, उस चीज से डर के छोड़ देते हैं उसको। पर जो जो लोग नशेड़ी होते हैं वो नहीं छोड़ते बेटा, वो पीते हैं पीते हैं। अगला टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जहां पर कोई टेक्नोलॉजी की चेंज हो, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी काम होता है जहां पर टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोई डाउट है बेटा? अगर अगर मुझे बताओ, अगर मैं ई टिकट बुक कर रहा हूं, तो वो पॉलिटिकल है कि टेक्नोलॉजिकल है? ठीक है बेटा। अब देखो, एलपीजी के बारे में तुम्हें मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कई बार समझा दिया है। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? लिबरलाइजेशन रेफर टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन ने क्या करा? लाइसेंस को खत्म करा, कोटा को खत्म करा, काफी रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करी 1991 से, बिफोर 1991 के बाद। क्योंकि इंडिया में कंपनी को लिबरलाइज हो गए कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, जहां पर अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज, आपको पता है कौन सी 5 इंडस्ट्रीज है? सिगरेट, अल्कोहल इंडस्ट्री, केमिकल एक्सप्लोजन, एक और थी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर उन सब में क्या हो गया? सब में लाइसेंस हट चुका है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब ग्रेटर रोल हो गया प्राइवेट सेक्टर का, रिड्यूसिंग रोल कर दिया पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं हमारी चीजों को बहुत ईजी तरीके से दिखा रहा है। ठीक है बेटा? अगला है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? हम पूरे वर्ल्ड में अपने काम को फैला रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन।
1991 से पहले क्या था, हम लोग सिर्फ इंपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, पर उसमें भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी। बट 1991 के बाद कोई भी कंपनी कहीं पर भी ट्रेड कर सकती है, इंडिया कहीं पर भी ट्रेड कर सकती है। और हमने इसमें टैरिफ वैरिफ को भी रिड्यूस कर दिया है, न्यू टैरिफ को इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमने इंपोर्ट को भी लिबरलाइजेशन करा, फैरा को करा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को भी रिप्लेस करा, हमने फैमा से रिप्लेस करा। ठीक है, तो इस चीज को हमने देखा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम कहीं पर भी फ्रीली ट्रेड कर सके, तो इन द होल वर्ल्ड दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, क्यों हमने पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये था कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से हमने अपने एंड इफेक्ट आया लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहला कंपटीशन। देखो कंपटीशन क्यों इतना बढ़ गया, साफ सीधी बात है बेटा, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो हमने देखा एमएनसीज को एंट्री मिल गई, एमएनसीज के पास पावर ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा बढ़ा। किसको बढ़ा, हमारी कंट्रीज के जो छोटी बड़ी फर्म्स थी उनको उनको बहुत टफ पड़ गया कंपटीशन करना। तो ये कंपटीशन हमारे कहीं ना कहीं बढ़ा कि एमएनसीज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नहीं थी, तो जो कंपनी की, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी वो कहीं ना कहीं फेल हो रही थी बार बार। तो ये चीज का हमें इफेक्ट पड़ा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा क्या इम्पैक्ट था, मोर डिमांडिंग कस्टमर। तो आज कस्टमर है काफी ज्यादा डिमांडिंग है, उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस है। अगर आपको 20-25 हजार का फोन लेना होगा ना, आपके पास बतेरे ऑप्शन है, बतेरे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं इतने ऑप्शन है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया कौन सा ले। कस्टमर चूज ही हो चुका आज, उनके पास इतने 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 प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हमारे पास रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज तुमने देखा होगा, तुम कोई 20 हजार का फोन लेते हो तो मिनट के अंदर अगले दिन ही तुम्हें उससे अच्छा फोन मिल जाता है 20 हजार का। इतनी जल्दी रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना। तो आज हमारा फोन, मैंने अगर मान लो कोई फोन खरीदा, ओप्पो F19 खरीदा, अगले दिन ही 21 निकल जाता है, फिर कोई और निकल जाता है, तो मन दुखी होता है, 2 दिन और रुक जाता। तो इतनी जल्दी रैपिडली चेंज हो जा रहा है, इतनी जल्दी ग्लोबल कॉम्पिटिशन है हमारे वर्ल्ड में कि किसी ने सोची ना होगी बेटा। आगे नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब क्या होता है कि देखो हमें टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। अगर हम टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होंगे ना, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। हमें नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए कि 1991 के बाद, उससे पहले क्या होता था, हमारे पास स्किल्स नहीं थी ह्यूमंस की। बट धीरे धीरे हमने देखा, हमने फेल्ट करा कि हमें इंडियन कंपनीज में भी हमें डेवलप करना चाहिए ह्यूमन स्किल्स को, ह्यूमन का एक्सपर्टीज देना चाहिए, जिससे वो काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके। अगला मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, हमें सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करके हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कि कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिपीट सेल्स अपने आप ही होगी। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट को काट देना बेटा, आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है बेटा? पक्का? अब आ जाओ डिमोनेटाइजेशन में बेटा। देखो बेटा, डिमोनेटाइजेशन क्या बेटा, नवंबर 8 2016 में एक डे था जिसमें 500,000 के नोट को बंद कर दिया गया था, विड्रॉ कर दिया गया था कि भैया 86, जिसके क्या हुआ, 86% हमारी करेंसी जो सर्कुलेट हो गई थी, पीपल वर एडवाइज टू बैंक में जाए और नए पुराने नोट दे, नए नोट ले ले। इससे क्या था, करप्शन खत्म हो रहा था। हम देख रहे थे कितनी इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मार्केटिंग को हमने खत्म करा। तो डिमोनेटाइजेशन का क्या क्या फीचर्स थे, हम लोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मेजर कर रहे थे। ये देख रहे थे कि पीपल कितना कैश अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और कितना लोगों ने जितना होल्ड करके रख रखा था, कितना वो बैंक में जाके सबमिट करते हैं। हमने टैक्स इवाजन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करा, जिन्होंने टैक्स की चोरी करी हमने उन पे बिल्कुल केस करा था। ठीक है, हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमने सेविंग्स जो थी, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की सेविंग्स को भी हमने क्या करा, लीगल तरीके से बाहर लेकर आए। हमने डिजिटल करा इकोनॉमी को, कहीं ना कहीं हमने बोला कि नहीं, अब इकोनॉमी हमारी डिजिटल होगी। ये सारे हमारे क्या थे, एक अच्छे इंपैक्ट फीचर्स थे हमारे मोनेटाइजेशन के। समझ आ गया बेटा?